मैं क्लास में नहीं बता पाया था उस टाइम पे, तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि ये है क्या और इसका फायदा कहाँ पे हमको मिला। तो अगर हम फेराडे एक्सपेरिमेंट देखें तो फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट करा। आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक। तो फेराडे जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या करा। आवाज नहीं आ रही। और लोगों को तो आ रही है भाई, पहले चेक करो आवाज आ रही है नहीं आ रही। आ रही है आवाज? यस सर, हमको तो आ रही है। ठीक है। तो Yes, फेराडे sir, आ रही है। जो फेराडे जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट ये करा कि इन्होंने दो स्फीयर लिए और दो स्फीयर कुछ ऐसे लिए कि आप देख सकते हो, इस इमेज के थ्रू मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि एक स्फीयर है ये वाला, है ना, अंदर कम रेडियस है इसकी, ठीक है, ये एक रेडियस है ना, ये एक स्फीयर है और दूसरा एक। किसी को आवाज आ रही है? हाँ बेटा, सब लोगों को आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही शायद। एक बार रिकनेक्ट करो, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, शायद आ जाए। ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये करा कि इन्होंने दो स्फीयर लिए। पहले स्फीयर को उन्होंने कुछ चार्ज दे दिया, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज थ्रू आउट द स्फीयर स्प्रेड कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने इस चार्ज स्फीयर के ऊपर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया। यहाँ पे जो है ना, ये पोर्शन जो है इन दोनों के दोनों स्फीयर्स के बीच का, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये कनेक्ट नहीं हो रहा, ये दोनों आपस में स्फीयर कनेक्ट नहीं है, दोनों मेटल के जो स्फीयर है ये कनेक्ट नहीं है। और उन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि चार्ज क्या इसकी वजह से कोई चार्ज यहां पर आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस चार्ज को कर दिया ग्राउंड, मतलब इस आउटर स्फीयर को कर दिया ग्राउंड, ठीक है। ये इन्होंने देखो आउटर स्फीयर पर ग्राउंड कर रखा है। तो इन्होंने ये देखा कि द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर इज फाउंड टू बी माइनस क्यू। यहां पर प्लस क्यू चार्ज था, तो इस वाले स्फीयर पर, आउटर स्फीयर पर माइनस क्यू चार्ज आया। और माइनस क्यू चार्ज आया कहां से? क्वेश्चन ये था, क्यों? क्योंकि एक स्फीयर और दूसरा स्फीयर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था, इंसुलेटर था। जब इंसुलेटर है, इसका मतलब देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन इन बिटवीन दीज टू स्फीयर्स, दीज टू मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेटल का कनेक्शन होता है इसके बीच में, तो ऑब्वियसली हम बोलते कि अगर चार्ज यहां पर है तो थोड़ा बहुत चार्ज यहां पर भी आ गया होगा। लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच में कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है ना, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो कंडक्ट कर सके, जहां से चार्ज प्रोपेगेट हो सके, जहां से चार्ज फ्लो हो सके दूसरी तरफ। तो ऐसे केस में क्या हुआ? ऐसे केस में ये हुआ कि एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि अगर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है इन बिटवीन दीज टू स्फीयर्स, तो आउटर वाले सरफेस पर, आउटर वाले स्फीयर पर चार्ज कहां से डेवलप हुआ? ये क्वेश्चन है, ठीक है। लॉजिकली अगर मैंने प्लस क्यू का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर पर कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर द स्फीयर, और उसके बाहर एक दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा स्फीयर रखा और उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इंसुलेटर मैंने फिल कर दिया, तब भी मैंने ये देखा कि इसकी इनर सरफेस पर एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज कहां से आया? मुझे वो क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन ये था कि देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसका? चार्ज का। कहां से कहां तक? फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर, ठीक है। कैसे हुआ? एक मीडियम के थ्रू हुआ। मीडियम कौन सा था? जो एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम था, इंसुलेटर था। इसका मतलब मेरे चार्ज प्लस क्यू, है ना, एक स्फीयर से, एक मेटल से दूसरी मेटल तक ट्रेवल हो सकते हैं इवन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, इवन इन इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटर के बीच में भी मेरा चार्ज प्रोपेगेट कर सकता है, यानी मेरे चार्ज का कहीं ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट जो है
वो बोला जाता है फ्लक्स। ठीक है, हम फ्लक्स की स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ ली, बट फ्लक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है वो नहीं पढ़ा। ठीक है, ये फेराडे लॉ नहीं, फेराडे एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज क्लियर होती है कि एक इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में अगर कोई नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मीडियम है, then only the displacement of the charges or the displacement of the flux can be there, and that in turn produces the negative amount of charge. The equal and opposite charge is displaced at the other surface even in the presence of a non-conducting or insulator medium. This is nothing but a very important experiment that is done by the Faraday law, by the Faraday, and he concluded that there is an electric displacement, the electric displacement that is nothing but the electric flux. That means the flux is passing through. Now with this experiment उसने क्या आइडेंटिफाई करा, उसने ये आइडेंटिफाई करा कि अगर मैं एक फील्ड को, एक चार्ज को, है ना, एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को प्रोपेगेट कर सकता हूं दूसरी तरफ even in a non-conducting medium, that means there may be a possibility कि मैं अपने चार्ज की वजह से फील्ड की कैलकुलेशन कर पाऊं even in the presence of a non-electric medium. देखो हुआ क्या, अगर मेरे पास एक स्फीयर था, है ना, एक स्फीयर के ऊपर चार्ज रखा मैंने, ऑब्वियसली एक प्लस चार्ज था, तो आउटर स्फीयर पर माइनस चार्ज आ गया मेरे पास, है ना, कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, इंसुलेटिंग मीडियम है, तब भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सम फ्लक्स, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। कुछ चार्ज डिस्प्लेस हुआ, कुछ चार्ज मेरा इंसुलेटिंग मीडियम को पेनिट्रेट करा, इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से या क्यू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंसुलेटिंग मीडियम से भी पास करके गया, है ना। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन हुआ था, जिस कॉन्सेप्ट ने हमें फील्ड थ्योरी की एक तरीके से क्या कह सकता हूँ, तो फील्ड थ्योरी को इवॉल्व करा, मतलब, है ना। देखो अगर मैं एक कंडक्टर या वोल्टेज है, तो मैं एक सिंपल ये बोलता हूँ कि कंडक्टर और वोल्टेज जो है वो कंडक्टिंग मीडियम से ही प्रोपेगेट हो सकती है ना। अगर एक करंट मेरे को प्रोपेगेट करानी है, वोल्टेज मेरे को कनेक्ट करनी है किसी पर्टिकुलर चीज से, थोड़ी दूर तक मेरे को लेकर के जाना है वो वोल्टेज, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नीड अ वायर, आई नीड अ कॉपर वायर। मतलब एक कंडक्टिंग मीडियम मेरे को चाहिए जिस पॉइंट से मैं उस वोल्टेज को या करंट को स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, जनरेट कर रहा हूं, और जिस पॉइंट तक मेरे को वो करंट या वोल्टेज पहुंचाना है, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन कंडक्टिंग मीडियम का होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में भी माइनस क्यू चार्ज ऑपोजिट साइड पर जनरेट कर सकता हूं, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को जनरेट करा, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द फ्लक्स। तो फ्लक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, फील्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उस फील्ड के डिस्प्लेसमेंट ने क्या चीज मुझे बता करके दी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरी चार्ज या मेरे फील्ड एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम में भी ट्रेवल कर पाए, है ना। और आप देख सकते हो आज की डेट में हम मैक्सिमम टाइम क्या यूज करते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन यूज करते हैं, ना। अगर हम वायर ट्रांसमिशन की बात करें, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अपने सिग्नल्स को प्रोपेगेट करें, तो अर्थ में नियर बाय रीजन में उसको प्रोपेगेट कराना आसान है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इफ आई वांट टू communicate with the person who is with the satellite above the earth, there is no direct connection between the satellite and the earth, there is no wired connection in between the satellite and the earth, then how they are communicating। अगर एक आसमान में एक एरोप्लेन उड़ रहा है और वो एरोप्लेन जमीन पर जो एयरपोर्ट्स बने हुए हैं वहां पर कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो वो कैसे कर पा रहा होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द फील्ड्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। ठीक है, तो ये इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी फैराडे के एक्सपेरिमेंट से।
क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ मुझे। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो है फ्लक्स का डिस्प्लेसमेंट है। इस फ्लक्स के डिस्प्लेसमेंट से वी कैन से कि हमारे पास फील्ड लाइंस निकलती हैं, प्लस क्यू चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, और माइनस क्यू चार्ज पर सारी की सारी फील्ड आती है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो स्फीयर थे, है ना, एक आउटर स्फीयर था, है ना, और एक इनर स्फीयर था। इनर स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज था, है ना, और आउटर स्फीयर पर इनसाइड में माइनस क्यू चार्ज था। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज था। अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां से सारी फील्ड निकल रही होगी, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, सारी की सारी फील्ड यहाँ पर आ रही होगी। यही कॉन्सेप्ट है कि फील्ड का डिस्प्लेसमेंट, फ्लक्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फील्ड लाइंस मेरे को जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आऊंगा तो सारी की सारी फील्ड कुछ इस तरीके से आपको जाती हुई दिखेंगी। प्लस वाले चार्ज से सारी फील्ड एमिनेट हो रही है, निकल रही है, एमिट हो रही है ना, और माइनस वाले चार्ज पर सारी की सारी फील्ड्स आकर के मिल रही हैं, है ना। यही सेम एक्सपेरिमेंट आपने मैग्नेटिक नीडल का शायद करा भी हो 11th 12th क्लास में, 10th क्लास में। ठीक है, बट वहां पर चार्ज का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का तो पॉसिबल है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल पॉसिबल है, लेकिन प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिखेंगे नहीं हमें, बहुत छोटे हैं। तो ऐसे केस में वी कैन नॉट exactly see, but that is similar to the experiment that you have already performed is in the magnetic needle, through the magnetic needle, है ना। तो अगर दोनों प्लस चार्ज है, that means इससे भी ई फील्ड निकल रही होगी, इससे भी ई फील्ड निकल रही होगी, और ऑटोमेटिकली द फील्ड्स कैन नॉट कोइंसाइड। हमें ये पता है कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, है ना, तो क्रॉस नहीं करेंगी मतलब दे विल रिपेल। तो यही हम देखते हैं कि अगर मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगाता हूं, द फोर्स इज इन द डायरेक्शन दैट इज अपोजिंग द रीजन टू कम क्लोज। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं दैट मींस दे आर अट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। पॉजिटिव में रिपल्सिव, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्टिव। ठीक है बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गॉस लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये छोटा सा तरीका है, एनिमेटेड फॉर्म में मैंने कोशिश करी है बनाने की, कि अगर ये सरफेस है, इस सरफेस का छोटा सा इंक्रीमेंटल सरफेस ले लिया मैंने, डिफरेंशियल सरफेस ले लिया ds, है ना, और उस सरफेस के अंदर, उस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज है q, है ना। तो अगर मैं इस चार्ज से फील्ड निकालूं तो वो इस डायरेक्शन में होगी, फॉर एग्जांपल, देन d, द डायरेक्शन ऑफ d इज लाइक दिस। और अगर d का सरफेस एरिया ds पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अगर ये है, तो और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो we can see that the flux is nothing but the d dot ds, that means d vector dot ds vector, या d into d cos theta into ds। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका फ्लक्स निकल जाएगा। और अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है एनक्लोज सरफेस से, क्लोज सरफेस से, है ना, एनक्लोजिंग सरफेस से, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इट इज अ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन पता नहीं कैसा हो रहा है, सर्कुलर वाला बन नहीं पा रहा, तो ये आप देख सकते हो, दिस इज दी closed surface integration, right? Contour integration kind of. ठीक, this means the closed surface integral over the closed surface. Now अगर मैं गॉसियन सरफेस ये एज्यूम कर रहा हूं, है ना, तो आप मुझे बताओगे कि इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा? दैट इज बेसिकली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि Q4 तो इस सरफेस के बाहर है। अगर अंदर होता तो यहाँ पर Q4 हो जाता, लेकिन Q4 इस सरफेस के बाहर है, तो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा इस सरफेस से उसमें Q4 कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, है ना। ये तो आपको पता ही है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ठीक है ना बच्चों, दिस वोंट कंट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि Q इक्वल टू रो एल डी एल या रो एस डी एस या रो बी डी भी होता है अलॉन्ग द लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए आपको मैंने गॉस लॉ का एप्लीकेशन बता रखा था, हल्का सा एनिमेटेड फॉर्म में बता देता हूं। अगर ये पॉइंट चार्ज Q ओरिजिन पर रखा है ना, तो एक गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करेंगे, और उसके ऊपर एक ds अज्यूम करेंगे, और d वेक्टर जो होगा वो इसके नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अगर फ्लक्स पासिंग थ्रू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? d डॉट ds, है ना, d डॉट ds, और इस d डॉट ds में d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू क्या है?
q/4πr², r square sin theta. है ना। ये तो ds की वैल्यू है, ये तो ds की वैल्यू है, मैं q की वैल्यू d की वैल्यू बता रहा हूँ। d की वैल्यू क्या होगी, q/4πr² यार क्या है ना। तो वहां से इसको इंटीग्रेट कर दोगे और दोनों देखो आप, थीटा क्या होता है, थीटा होता है ये वाला एंगल, है ना। तो अगर यहां पर है तो ये 0 और अगर यहां पर है तो ये 180, थीटा कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर पॉइंट इधर होता तो भी ये वाला एंगल होता, है ना। तो यहां तक इस पूरी सरफेस पर थीटा कितना है, 90, है ना। और इस पूरी लाइन पर थीटा कितना है, 180। तो पूरा थीटा जो है वो 0 से 180 घूमेगा, ठीक है। ऐसे ही फाई होता है मेरा एक्स वाई प्लेन में, है ना। फाई होता है मेरा एक्स वाई प्लेन में। तो यहां से लेकर के यहाँ तक अगर एक कंप्लीट स्फीयर बनाना है तो फाई की वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई, कंप्लीट रेवोल्यूशन पे 2 पाई तक इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वील गेट दैट दिस इज बेसिकली q/4 पाई माइनस 2 इंटू 2 पाई, यानी 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। तो q इज बेसिकली फ्लक्स। और यहीं से हम एप्लीकेशंस निकाल गॉस लॉ डिराइव करते हैं। आप देख सकते हो ds इक्वल्स टू r sin थीटा। d कितना हो गया, अगर d कांस्टेंट है उस गॉसियन सरफेस पर तो d मैं कांस्टेंट ले लूंगा, सरफेस एरिया ये है ही, ठीक है। d 4πr² आ जाएगा। तो यूजिंग गॉस लॉ वी कैन से दैट d डॉट ds इक्वल्स टू q। तो q डिवाइड बाय 4πr² मेरा क्या आ जाएगा, d। तो ये वही फील्ड है जो हम कूलॉम्स लॉ से ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं लाइन की बात करूं, लाइन के लिए देखो ध्यान से, तो ये एक लाइन है और ये मैंने ग्रीन वाली गॉसियन सरफेस बना रखी है, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया इन्फिनिटी पर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज ρl कूलॉम पर मीटर, है ना। चार्ज डेंसिटी कितनी है, ρl कूलॉम पर मीटर। मैंने गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी मानी है, l लेंथ का इसको माना है, और r या रो, ठीक है, रो या r ये गॉसियन सरफेस की रेडियस है, ठीक है। यहां से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब अगर फील्ड होगी, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन होगी ये जो मैंने रेड एरो दिखा रखे हैं इनसे, ई और डी, ठीक है। अब इसके थ्रू ई और डी कहीं पे भी देखोगे, चाहे किसी भी एरिया से देखोगे, द डायरेक्शन विल बी सेम गिवन बाय दीज एरोज, ठीक है। यहां से आपने एक सरफेस एरिया मान लिया ds वेक्टर, और उस सरफेस एरिया चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई सा भी ले लो, ठीक है। एक ये होगा और एक इसके ये वाला होगा। तो मेरे पास टोटल 3 सरफेस एरिया आएंगे, एक टॉप और एक बॉटम और एक कर्व्ड। तो टॉप, बॉटम और कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने माने हैं, ठीक है। ये d डॉट ds है, d डॉट ds टॉप बॉटम कर्व्ड सरफेस। तो टॉप और बॉटम के लिए तो वील नॉट कैलकुलेट, वी कैलकुलेट ओनली फॉर द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरी d की वैल्यू टॉप और बॉटम डायरेक्शन में है ही नहीं। d मेरा किधर है, d इधर ही है मेरा, है ना। d इज नॉट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में d नहीं है। तो जब इस डायरेक्शन में d है ही नहीं तो d डॉट ds कितना हो जाएगा, 0। तो वील नॉट कैलकुलेट दीज टू बिकॉज टॉप और बॉटम में d की वैल्यू कर्व्ड सरफेस वाली डायरेक्शन में नहीं होगी, वील कैलकुलेट ओनली फॉर दिस। और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। कितना होगा, e और d परपेंडिकुलर है बॉटम और टॉप पे, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट, केवल और केवल कर्व्ड सरफेस के लिए निकालेंगे और वहां पर हम इसको निकाल सकते हैं। d और ds दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल होगा 0, d डॉट ds एंगल 0 है तो cos 0 हो जाएगा 1, मतलब सीधे सीधे वी कैन कैलकुलेट। सो दिस इज वेरी सिंपल, सिंपली गॉसियन सरफेस पर d कांस्टेंट है। अगले स्टेप में मैं इस d को बाहर ले लूंगा बिकॉज d इज कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना। दिख रहा है आपको, ये d इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन थ्रू दिस एनिमेशन, d बाहर आ गया और मुझे इस ds की ही वैल्यू निकालनी है। ds की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, ये 2 पाई r है ना, और ये मेरी l लेंथ है, तो 2 पाई r h 2 पाई r l ये लेंथ हो गई। d कांस्टेंट था, मैंने बाहर ले लिया, है ना। और ये किसके बराबर है, दैट इज नथिंग बट द q, द टोटल चार्ज। और q कितना है, q है मेरा रो l इंटू l, रो l dl, l कितना है, dl कितना है लेंथ, तो ये रो l हो जाएगा। इस वाले l से ये वाला l कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और d कितना आ जाएगा, q रो l डिवाइड बाई 2 पाई r। तो ये हमारी फील्ड आ जाएगी, है ना। ये चार्ज एनक्लोज कितना है, देखो ये वाला, ये टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का, ये आ गया, ये मेरा चार्ज एनक्लोज है। चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, रो l इंटू l, ठीक है, रो l इंटू l, रो l इंटू l मैंने ऑलरेडी यहाँ रख दिया, तो ये हम ऑलरेडी ये निकाल देंगे, ठीक है। तो ये मेरा गॉस लॉ से आ जाएगा।
ऐसे ही हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की बात करेंगे, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनिमेशन के फॉर्म में देख सकते हो दो टाइप की गॉसियन सरफेस होंगी, एक उस स्फीयर के अंदर और एक उस स्फीयर के बाहर, है ना। गॉसियन सरफेस अंदर वाली ये है, गॉसियन सरफेस बाहर वाली ये है। अब इन दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, एनक्लोज चार्ज निकालना है। तो डी डॉट डी एस तो सेम ही रहेगा, ये तो हर केस के लिए सेम रहेगा, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे केवल चार्ज निकालना है। तो चार्ज एनक्लोज कितना होगा, रो वी डी वी। रो वी डी वी मतलब 0 से लेके r तक, r की वैल्यू 0 से लेके पाई तक थीटा और 0 से लेके 2 पाई तक फाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा इतना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब। इसको अगर मैं 4 पाई r स्क्वायर से कैलकुलेट कर दूं, 4 पाई a स्क्वायर से कैलकुलेट कर दूं, इक्वेट कर दूं, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दी डी। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, और अगर मैं ध्यान से देखूं, केस 1 के लिए ये आ गया, केस 2 के लिए क्या होगा, केस 2 के लिए a तक चार्ज रहेगा, उसके आगे तो चार्ज रहेगा नहीं, जो उसके आगे रहेगा नहीं तो हम r स्क्वायर तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेट करेंगे, तो दैट विल बी 4/3 पाई a क्यूब, है ना। क्योंकि ये मेरा यहां तक चार्ज था मेरा, अगर मुझे चार्ज एनक्लोज निकालना है तो इंटीग्रेट में यहां तक कर रहा हूं, लेकिन चार्ज तो यहां तक ही है ना, चार्ज तो इस रीजन में है, तो चार्ज के लिए इंटीग्रेट करेंगे, वील इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू a, ठीक है ना। तो 0 टू a इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वील बी एबल टू गेट दिस एक्सप्रेशन, और फिर उसको मैं d 4 पाई r स्क्वायर से इक्वेट कर दूंगा, तो मैं इस इक्वेशन को डिराइव कर सकता हूं। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम लोग करेंगे स्फेरिकल शेल के लिए। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, a से b तक अगर मेरे पास कोई चार्ज है तो क्या होगा, तो 3 गॉसियन सरफेस होंगी, एक ये वाली अंदर, एक इसके बीच में और एक बाहर। ये 3 गॉसियन सरफेस मैंने दिखा रखी हैं, आर ए से छोटा, आर ए और बी के बीच में, और आर बी से बड़ा। ये 3 गॉसियन सरफेस होंगी। तीनों गॉसियन सरफेस के लिए डी डॉट डी एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर ही होगी, डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है चार्ज एनक्लोज की। पहली वाली गॉसियन सरफेस को देखो तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहां पर देखोगे तो चार्ज एनक्लोज होगा केवल इतना, इतना चार्ज एनक्लोज है ना, उसको 4 पाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। और तीसरे वाले केस में ये पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज आ जाएगा और इसको हम इंटीग्रेट करके इक्वेट कर देंगे। तो ये तीनों केस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। इसके लिए ये हो जाएगा चार्ज एनक्लोज 0, इसके लिए आर से लेके ए तक, और इसके लिए बी से लेकर के ए तक। ठीक है, उन दोनों को सॉल्व कर लो, डी डॉट डी एस पता ही है मेरे को 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 3 केस मेरे को अलग अलग मिल जाएंगे अगर आर की वैल्यू ए से कम है, ए और बी के बीच में है, या बी से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक, तो अब आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, फटाफट से। एक क्वेश्चन तो आपको जो असाइनमेंट नंबर कौन सा था, असाइनमेंट 4, असाइनमेंट नंबर 4 का क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 9 पूछा, असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 9 था शायद। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एक्चुअल में मेरे पास वो राइटिंग वाला पैड नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझाने में। जो टॉपिक पे ये क्वेश्चन बेस्ड है वो टॉपिक है मेथड ऑफ इमेजेस। ठीक है, मेथड ऑफ इमेजेस में क्या करते हैं हम लोग, वी कैलकुलेट द फील्ड इफ द चार्जेस आर सिचुएटेड या लोकेटेड with reference to the conducting plane. Now conducting plane का क्या मतलब है? conducting plane का मतलब यह है कि उस पूरे प्लेन पर, उस पूरे प्लेन पे, जो भी कंडक्टिंग प्लेन पे जहां पे वो रखा हुआ है, ठीक है, उस पूरे प्लेन पर जो मेरा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है मेरा 0। ठीक है, तो कंडक्टिंग प्लेन को मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये दिख रहा है ना आपको व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. तो ध्यान से सुनना, मेथड ऑफ इमेजेस।
इमेज, ठीक है। मेथड ऑफ इमेज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग प्लेन है मेरा, दिस इज कंडक्टिंग प्लेन। थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होगी बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ आप सुनते रहना कि क्या क्या चीज है कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेन है ये। इस कंडक्टिंग प्लेन को आई विल मेक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको मैं बनाऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये कैसे करेंगे ये देखने वाला पॉइंट है। अगर आपको लग रहा हो कि कैसे हम करेंगे, तो बेसिकली है क्या, बेसिकली है ये कि अगर मैं सपोज मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है, एक सरफेस है बेसिकली, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, मुझे ये नहीं पता कि उस पर चार्ज कितना है, ठीक है। तो क्या मैं उस चार्ज की वजह से फील्ड निकाल सकता हूं अगर मुझे ये ना पता हो कि उस पर चार्ज कितना है? नहीं निकाल सकता। अगर एक वायर है, उस वायर में एक करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के फ्लो की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मुझे उस करंट की वैल्यू नहीं पता कि वो वैल्यू कितनी है करंट की, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि उस वायर की वजह से, जिस वायर में मुझे ये नहीं पता कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, मैं ये नहीं निकाल सकता कि उस वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है ये प्रोसेस है, एक मेथड ऑफ इमेज के थ्रू दी जाती है। मेथड ऑफ इमेज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सपोज मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर एक चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेन को इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? यूजिंग डाइपोल अरेंजमेंट्स। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डाइपोल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। ये एक पॉजिटिव एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। यही तो होता है डाइपोल, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अब अगर मुझे इस डाइपोल के बिल्कुल बीच में, यहां पे, ठीक है, बिल्कुल बीच में यहां पे, ये बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, सरफेस है, ठीक है। कितनी दूर है ये ऊपर वाले चार्ज से d/2 और नीचे वाले चार्ज से d/2 दूर है ये एक लाइन, ठीक है। सपोज एक पॉइंट मैं मान रहा हूं यहां पे, एक पॉइंट है ये, इस लाइन के इधर, जितनी दूर इधर होगी उतनी ही दूरी ये वाली होगी, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। सपोज ये वाली डिस्टेंस है r, तो ये भी r ही होगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ, यस जल्दी बताओ। सर। यस अगर सर। मुझे इन दोनों चार्ज की वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट P, फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है उन उन इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इसकी वजह से, उन दोनों को ऐड कर दो, है ना? तो V क्या होगा? Q डिवाइड बाई 4 पाई R प्लस Q डिवाइड बाई 4 पाई
आर। यही तो होता है पोटेंशियल। ये है मेरा प्लस क्यू, तो यहां पर आ गया प्लस क्यू। ये मेरा है नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर क्या आएगा माइनस क्यू। और देखो आर सेम है, ये पोटेंशियल सेम है, ये प्लस है और ये माइनस है ना। तो दे बोथ विल गेट कैंसिल ईच अदर टू मेक द पोटेंशियल जीरो। अब आप इस पॉइंट को यहां पर ले जाओ, तो यहां पे भी ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस उतनी ही है, सेम है। यहां पर ले जाओ, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है ना। अब अगर ये सरफेस है, ये एक सरफेस है ना, इस सरफेस पर एक पॉइंट चार्ज थोड़ी दूरी ऊपर रखा है, तो उसके नीचे अगर पॉइंट चार्ज उतनी दूरी हो, तो चाहे मैं यहां पर निकालूं फील्ड, चाहे यहां पर निकालूं फील्ड, चाहे यहां पर निकालूं फील्ड, चाहे यहां पर निकालूं फील्ड, अगर ये उन दोनों चार्ज के बीच में लाई कर रहा है पूरा प्लेन, तो उस पूरे प्लेन पर चाहे आप कहीं पर भी चले जाओगे, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट v इक्वल टू 0 एवरीवेयर in the plane which lies at the center of the dipole arrangement। अगर एक ये डाइपोल के बिल्कुल बीच में एक प्लेन है ना। सपोज आप जहां बैठे हो, है ना, वहां पर एक मेज है, मेज के ऊपर अगर आप एक थोड़ी ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मेज के उतनी ही नीचे एक माइनस चार्ज है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि उस पूरी मेज पर सब जगह पोटेंशियल जीरो होगा अगर वो दो चार्ज प्रेजेंट है? तो बिल्कुल बोल सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर उसने डिस्टेंस सेम है, आपने ये वाली डिस्टेंस अगर सेम ले ली, है ना, पॉइंट चार्ज और उसके बीच की ये वाली डिस्टेंस सेम ले ली, तो ये वाली डिस्टेंस अगर आप सेम लेते हो, तो ये वाली डिस्टेंस या इसके नीचे की तरफ से ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगी, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, तो ये डिस्टेंस भी सेम होंगी। ये डिस्टेंस सेम है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ऑटोमेटिकली ये आएगा ही आएगा। मतलब ये क्या होगा, डाइपोल की वजह से मेरे को क्या मिलेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे को मिल जाएगी। और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से क्या होगा, उस पूरी सरफेस पर क्या होगा, यहां पर मुझे इस अरेंजमेंट में इस पूरी बीच में पोटेंशियल कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। और ये ही क्या है, बेसिकली ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे को मिल जाएगी। इसको कायदे में हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं दैट इट इज डॉटेड। ठीक है, ये डॉटेड यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कब बनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, जब मैं एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज ले रहा हूं, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, and the distance between these two charges is exactly half the distance between distance between any charge from this equipotential surface। ठीक है, तो यहां पर ये एक डाइपोल अरेंजमेंट बना, और डाइपोल अरेंजमेंट की वजह से मुझे क्या पता लग गया, मुझे उस डाइपोल के बीच में हमेशा पोटेंशियल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी उस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है। अब जब भी मेरे को एक कंडक्टिंग प्लेन का क्या मतलब है, कंडक्टिंग प्लेन का मतलब एक मेटल की शीट, ऐसे समझ सकते हो आप। उस मेटल की शीट पर अगर कहीं पे भी, इस मेटल की शीट पर कहीं पे भी अगर यहां पर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो क्या यहां पर भी पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा? बताओ हाँ या ना, या चेंज होगा, सेम रहेगा या चेंज होगा? कहीं पे भी अगर यहां पर पोटेंशियल सेम है, 2 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, है ना, और ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग शीट। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेन है मेरा। ऐसे केस में बताओ क्या होगा, कंडक्टिंग प्लेन का क्या मतलब है, कंडक्टिंग प्लेन का मतलब है एक मेटल का है, फॉर एग्जांपल कंडक्टर का प्लेन है। ठीक है,
तो कंडक्टर में हमें ये पता है कि उस पर पोटेंशियल सेम रहता है सब जगह, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। दैट मीन्स अगर उस पूरी शीट पर कहीं पर भी पोटेंशियल मुझे पता है, इसका मतलब उस पूरी शीट पर पोटेंशियल मुझे पता है ना। क्योंकि कंडक्टिंग प्लेन की स्पेशलिटी क्या होती है? कंडक्टिंग प्लेन की स्पेशलिटी यही होती है कि वो कंडक्टिंग प्लेन पर हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो इस इक्विपोटेंशियल इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस में मान सकता हूं, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मानने के लिए मुझे एक स्पेशल चीज करनी पड़ेगी, और वो स्पेशल चीज जो है वो है ये डाइपोल अरेंजमेंट। ठीक है, अगर कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है ना, ये कंडक्टिंग प्लेन है, इसको मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कीपिंग इन माइंड कि अगर ये डिस्टेंस मेरी है h या d, h मान लेते हैं, ठीक है, और ये मेरा प्लस q चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी प्लस q चार्ज होगा। ठीक है, h डिस्टेंस पर ही होगा, लेकिन मुझे एक उतनी ही दूरी पर माइनस q चार्ज लाना पड़ेगा, उतनी ही दूरी पर फ्रॉम द कंडक्टिंग प्लेन, दैट इज h डिस्टेंस बिलो, मेरे को एक माइनस q चार्ज लाना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो दिस कंडक्टिंग प्लेन, ये जो कंटिन्यूअस लाइन है कंडक्टिंग प्लेन है, ये डॉटेड लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी v इक्वल टू 0 प्लेन में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। और अगर मैंने ये कन्वर्ट कर दिया तो यहां पर मैं एज्यूम कर सकता हूं कि देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट, कंडक्टिंग प्लेन पर कुछ भी चार्ज था, लेकिन मैंने उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस में कन्वर्ट कर लिया, है ना। ये एक मिरर की तरह बन गया, मेरा राइट हैंड मिरर में लेफ्ट हैंड बन जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड मिरर में राइट हैंड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मिरर के अंदर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक मिरर या इमेज का काम करता है ना, उतनी ही दूरी पर मेरा चार्ज नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, उतनी दूरी पर, अगर ये L डिस्टेंस है तो ये L डिस्टेंस है ऑलरेडी। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर फील्ड निकालो, इस पॉइंट पर फील्ड निकालो, तो पहली बात तो ये आपको इसके कोऑर्डिनेट पता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं z इक्वल टू 0 प्लेन है, ये कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है, और ये पॉइंट आपको दे रखा है 0,0,5। तो क्या आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो? ये वाला पॉइंट क्या है? 0,0,5, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ जरा, मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा? नीचे वाला पॉइंट क्या होगा? तो 0,0 -5 -5 आएगा। -5 क्यों आएगा माइनस? क्योंकि z इक्वल टू 0 प्लेन है, तो z इक्वल टू 0 से जितना ऊपर है, 5 ऊपर है, तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ गया, मतलब -5। ठीक है, अब अगर मुझसे कहा जाए कि आपको फील्ड निकालनी है 1, 2, 3 पे, इसकी वजह से, तो आप क्या करोगे? आप इस और इस दो चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बताओ? आपको एक चार्ज गिवन है Q, सपोज 2 नैनो कूलॉम का चार्ज है, कहां रखा है? 0,0,5 पे रखा है ना। तो एक आपको दूसरा चार्ज और पता लग गया Q, वो -2 नैनो कूलॉम का होगा, कहां पे रखा होगा? 0,0,-5 पे रखा होगा। ठीक है ना। आपको फील्ड कहां निकालनी है? फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैंने माने 1, 2, 3। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ये दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग फील्ड निकाल करके उन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है ना, आप इन दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो E1 क्या होगा? E1 होगा मेरा, इसको बोल दो Q1, इसको बोल दो Q2, कंफ्यूजन ना हो तो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई मीडियम नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ए आर कैप, है ना, यही तो होगा। सिमिलरली E2 क्या होगा? E2 विल बी Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ए आर कैप। इसको बोल दो R1 क्योंकि ये चार्ज 1 है तो ये R1 कैप, इसको बोल दो R2 क्योंकि ये चार्ज 2 है। तो ये दोनों आप निकाल लोगे क्योंकि आपको पॉइंट पता है, तो आपको ये दोनों फील्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल फील्ड आ जाएगी। दिस इज द मेथड ऑफ इमेजेस। जल्दी से बताओ मुझे समझ में आया या नहीं? यस सर, यस सर। आसान है? कोई दिक्कत है? आसान है ना? यस सर, कोई यस दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक, अब दिक्कत क्रिएट करते हैं। दिक्कत नहीं है तो दिक्कत तो होनी चाहिए, है ना? मेरा काम क्या है? दिक्कतें क्रिएट करना ही तो काम है मेरा। अगर सारी चीज समझ में आ गई तो फिर कोई ना कोई डाउट तो रहना चाहिए। अब सपोज एक मेरे पास कंडक्टिंग प्लेन था, है ना, कंडक्टिंग प्लेन था मेरे पास, यहां पर एक लाइन चार्ज थी रो एल इक्वल्स टू 2 नैनो कूलॉम पर मीटर, 2 नैनो कूलॉम पर मीटर। ये कंडक्टिंग प्लेन है। इसको मेथड ऑफ इमेज से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? बताओ। अगेन ये मेरा z इक्वल टू 0 पर है और ये डिस्टेंस जो है मेरी, ये दे रखी है 5। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि ये कंडक्टिंग प्लेन है, तो मुझे ये न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको इक्विपोटेंशियल सर्फेस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं ऐसे कैसे कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, ये मेरी इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गई। सॉल्व करने के लिए मुझे इक्विपोटेंशियल सर्फेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इस पर मैंने बोला v इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस हो गई v इक्वल टू 0 पे, तो एक ये तो रहेगा ही रहेगा, रो एल इक्वल टू 2 नैनो कूलॉम पर मीटर, है ना। आगे क्या होगा? ये डिस्टेंस भी 5 ही रहेगी ऑब्वियसली, और ये z इक्वल टू 0 ही रहेगा। क्या होगा? उसके उतनी ही नीचे एक उतना ही बड़ा चार्ज, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस है, -2 नैनो कूलॉम पर मीटर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे, अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव। अगर यहां पर एक चार्ज होता, वॉल्यूम चार्ज, तो उतनी ही दूरी नीचे एक वॉल्यूम चार्ज आ जाता नेगेटिव साइन के साथ, है ना। अगर इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो वी, तो ये क्या होता, माइनस रो वी। ठीक है, अगर यहां पर एक सरफेस होती तो यहां पर भी उतनी ही दूरी पर उतनी ही बड़ी सरफेस होती। यहां पर अगर पॉजिटिव होता रो एस, तो यहां पर क्या आ जाता, माइनस रो एस। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ऊपर पॉजिटिव है उतनी ही दूरी नीचे नेगेटिव, अगर ऊपर नेगेटिव है उतनी ही दूरी नीचे पॉजिटिव, सिंपल। तो अगर मेरे पास ये पूरा अरेंजमेंट होता और मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालनी होती, इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी होती, तो मैं क्या करता, तो मैं इसकी वजह से फील्ड निकालता, इस वाले की वजह से फील्ड निकालता, और इसकी वजह से फील्ड निकालता, 3 की वजह से फील्ड निकालता, प्लस नीचे वाले तीनों की वजह से फील्ड निकालता। तो टोटल 6 फील्ड्स का समेशन इस पॉइंट पर निकल जाता। यानी E विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन E6। ठीक है,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आपका वो न्यूमेरिकल जो रह गया था वो हो जाएगा। मेथड ऑफ इमेजेस के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे नहीं जाते, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में छुपा दिया था, बट देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि आप से एग्जाम में पूछ लिए जाए। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, थोड़े से एक्चुअल में लेंदी होते हैं, क्योंकि एक लाइन तो 2 लाइन की वजह से फील्ड निकालनी होती, एक पॉइंट होता तो 2 पॉइंट की वजह से फील्ड निकालनी होती, तो ऑटोमेटिकली आपको 4 बार फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर आपको 2 चार्ज रखे हैं तो। ठीक है ना, तो ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसीलिए यूजुअली एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. आपको Yes, कोई sir. question? Yes, sir.